हमारे आयुर्वेद में सबसे अच्छी बात यह है कि सारे ही प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर पेनफुल नहीं है, बहुत कंफर्ट देने वाला है। कि बरसात के सीजन में मेरे को इस तरह का ये स्किन जैसा झड़ता है और बाद में यहाँ ब्लड आने लगता है, उसके लिए प्रच्छान द बेस्ट प्रोसीजर है जो कि हम कर सकते हैं। इसके मैंने वंडरफुल रिजल्ट देखे हैं, खास तौर से फंगल इन्फेक्शंस में। जहां पेशेंट को एलोपैथिक डॉक्टर्स बोलते हैं यहाँ सर्जरी करना पड़ेगा, वहां पर सिरावेद का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। एक और बीमारी है, आजकल बहुत ज्यादा मेरे पास कई केसेस आए हैं इस साल में, एस्टियोस्क्लेरोसिस। उसका एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप आंखें बंद करके जलों का अपचरण करिए, पेशेंट ठीक होगा, ये निश्चित है। हमें कंप्लीट बॉडी पे काम करना है तो रक्त मोक्षण द बेस्ट प्रोसीजर है। रक्त मोक्षण से सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि बहुत कम समय में हम बहुत सारे बड़े से बड़े रोगों से व्यक्ति को मुक्त कर सकते हैं, पेशेंट को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट इसमें यह रहता है, जैसा कि हमारे आचार्यों ने एक श्लोक दिया है, यत्र श्रवणम सुलभम, जहां से रक्त को निकालना इजी हो, जहां से रक्त को बाहर करना इजी हो। रक्तम चा दूष्यते बहु, जहां दूष्य की बहुलता ज्यादा हो। तत्र श्रवणम मुदिष्टम ना तो यत्र सदुष्करम, और जहां से रक्त का श्रवण आसान ना हो वहां से रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि हम कहाँ से रक्त को आसानी से निकाल सकते हैं, वहीं पर ही हम रक्त का मोक्षण करने का प्रयास करें, जिससे कि पेशेंट हमारा कंफर्टेबल हो। हमारे आयुर्वेद में सबसे अच्छी बात यह है कि सारे ही प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर पेनफुल नहीं है, बहुत कंफर्ट देने वाला है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें कि हम जहां से भी रक्त मोक्षण करें तो वो प्लेस हमें सही चूज करना चाहिए जहां से आसानी से हो सके। इसमें रक्त मोक्षण में दो तरह का होता है, एक होता है शस्त्र विश्रावण, एक होता है अनुशस्त्र विश्रावण। तो शस्त्र विश्रावण में हम जैसा सभी हम लोग जानते हैं कि सिरावेद और प्रच्छान है। सिरावेद प्रोसीजर हम सभी लोग कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं बात करूंगी क्योंकि उसकी शायद नीड ही नहीं है हम लोगों को। तो इस तरह से हम, ये सिरिंज है 18 नंबर 20 नंबर, ये सिरिंज मोस्टली मैं यूज करती हूँ अपनी प्रैक्टिस में। इसके साथ में ये इंट्राकैथ लगाया हुआ है। तो हम संपूर्ण शरीर में जो दूषित रक्त है उससे संबंधित जो बीमारियां हैं, जैसे कि मस्तिष्क के रोग हैं या फिर हमारे जो है वो वात रोग जो होते हैं हमारे, जिनमें हम पर्टिकुलर स्थान नहीं चूज कर सकते। अगर संपूर्ण शरीर में वात हो रखा है तो हम स्थान को नहीं चूज कर सकते हैं। या बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि आपका हाइपर एसिडिटी हो गया, हाइपर टेंशन हो गया। तो इसमें हम इसकी मदद से, हमें सिर्फ ये चाहिए, दो चीजें ये चाहिए और एक हमें किडनी ट्रे चाहिए होता है। तो हम 20 से लेके बल देख के पेशेंट का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें पेशेंट का बल देखना है और जस्ट हमें एक आईवी ये लेके और 20 से 60 ml तक हम आराम से पेशेंट का बल देख के उसको रक्त मोक्षण कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि पेशेंट को इमीडिएट रिलीफ मिलता है। अभी तक जितना मेरा अनुभव रहा, कभी ऐसा नहीं होता कि हमने रक्त मोक्षण किया और पेशेंट ने हमें, अगर सीवियर बॉडी एक हो रहा है और अगर हम रक्त मोक्षण कर रहे हैं तो उसमें पेशेंट को रिलीफ ना मिले, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसको हम अपने ओपीडी प्रोसीजर में बहुत आराम से कर सकते हैं। और इसकी खासियत ये है, जैसे कि हम प्रच्छान में करेंगे तो प्रच्छान में हम 1 अंगुल तक ब्लड को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके थ्रू कर रहे हैं, अगर हम सिराभेद कर रहे हैं तो उसमें जो है हम संपूर्ण रक्त की जो दुष्टि है उसको हम बाहर कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्रोसीजर बहुत सेफ भी है। सिर्फ हमें इतनी कुशलता चाहिए कि हम आईवी आराम से लगा सकें। मुझे लगता है सभी लोग आराम से लगा ही लेते हैं, तो इसको हम चूज कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा प्रच्छान है, प्रच्छान में जो हमारे ये सर्जिकल ब्लेड्स रहते हैं 11 नंबर का, उसमें प्रच्छान में हमको नीचे से ऊपर, कभी भी प्रच्छान ऊपर से नीचे नहीं किया जाता है, प्रच्छान हमेशा नीचे से ऊपर किया जाता है। जो हमारे त्वचागत रोग हैं, क्योंकि हम 1 अंगुल ही निकाल सकते हैं उसमें, तो जो त्वचागत रोग है जैसे हमारा डर्मेटाइटिस हो गया और एक्जिमा हो गया या हमारा फंगल डिसऑर्डर जो भी हो गए, उसमें अगर हम प्रच्छान करते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है प्रच्छान का। प्रच्छान में एक चीज और है,
प्रच्छान के बाद में ये एक सिरिंज है जिसको मैंने ये आगे से कट किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसको उल्टी साइड से पिस्टन डाला हुआ है इस तरह से। तो प्रच्छान करके हम वैक्यूम मेंटेन करके और इससे भी हम लगभग 10 ml 15 ml ब्लड जो है हम बाहर निकाल लेते हैं। इससे पेशेंट भी कंफर्टेबल रहता है, कोई समस्या नहीं होती। और इसके मैंने वंडरफुल रिजल्ट देखे हैं, खास तौर से फंगल इन्फेक्शंस में। तो जहां भी फंगल हो रहा है, जो 10 साल से 20 साल से रिकरेंट हो रहा है बार बार, या फिर सीजनल जो एलर्जी होती है, अधिकतर हमारे पास ओपीडी में पेशेंट आते हैं कि बरसात के सीजन में मेरे को इस तरह का ये स्किन जैसा झड़ता है और बाद में यहाँ ब्लड आने लगता है, उसके लिए प्रच्छान द बेस्ट प्रोसीजर है जो कि हम कर सकते हैं। दूसरे जो इंडिकेशंस हैं, वेरिकोज वेन, एक मेरा एक्सपीरियंस वेरिकोज वेन का, जहां पेशेंट को एलोपैथिक डॉक्टर्स बोलते हैं यहाँ सर्जरी करना पड़ेगा, वहां पर सिरावेद का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आप निश्चिंत होकर सिरावेद करिए उसमें, लेकिन उसमें पहले स्नेहन और स्वेदन बहुत जरूरी है। स्नेहन स्वेदन अगर हम नहीं करते हैं तो जो एनगोजमेंट होता है वेन्स का वेरिकोज वेन में, तो पेशेंट को पेनफुल बहुत ज्यादा हो जाता है, पेशेंट दोबारा हमारे पास नहीं आता। शुरू में मेरे से ये गलतियां हुई हैं स्टार्टिंग में कि मुझे नहीं पता था कि स्नेहन स्वेदन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। तो मैंने वेरिकोज वेन में जब स्टार्टिंग में किया तो पेशेंट को प्रिक किया, ब्लड आया ही नहीं, कोशिश बहुत की, तो उसके बाद पेशेंट का वो एनगोजमेंट जो था वो बढ़ गया। तो बाद में हमें समझ में आया कि पहले स्नेहन स्वेदन जरूरी है, लेकिन स्नेहन स्वेदन में भी एक इम्पॉर्टेंट है कि हम ऑन द सेम टाइम नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि हम स्नेहन जब कर रहे हैं तो ऑयली सरफेस रहता है, उसमें हम किसी भी तरह से आईवी कैप नहीं लगा पाते हैं, स्लिपरी हो जाता है। तो स्नेहन स्वेदन कम से कम एक दिन पहले करना चाहिए। अगर इमरजेंसी में हमें ओपीडी में करना पड़ रहा है तो एक और बेटर ऑप्शन होता है कि हम पेशेंट को उस समय सिर्फ गर्म पानी में हाथ या पैर जहां भी हमें करना है उस एरिया को हम पड़वा दें, और पड़वाने के बाद में हम उसको वहां पर डायरेक्ट कर सकते हैं। उस समय इतना स्नेहन का जरूरत नहीं रहता, अगर एनगोजमेंट बहुत ज्यादा नहीं है तो हम उसमें आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें हमें जो मेन ध्यान रखने वाली बात होती है रक्त मोक्षण के प्रोसीजर में, पेशेंट का विदाउट बीटी सीटी कराए कभी भी रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर हमें नहीं पता है। तीसरा, डायबिटीज, अगर पेशेंट डायबिटिक है, पेशेंट किसी हैवी डोज पे चल रहा है एलोपैथिक मेडिसिन की, तो एक साथ हमें रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। चौथी चीज है रक्त मूर्छा। अगर जो पेशेंट है रक्त मूर्छा का, उस पेशेंट को हम नहीं कर सकते रक्त मोक्षण। उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें मैं अभी आगे चर्चा करूंगी उसकी। जलोका अपचरण उसमें सेफ है, जलोका अपचरण सेफ है, अलावू सेफ है, शंगी सेफ है, लेकिन हम उसमें ये आईवी और ये हम नहीं कर सकते। प्रच्छान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रच्छान में कई बार जो है हम कई जगह कट लगाते हैं तो उसमें पेशेंट ब्लड को देख के मैंने देखा है पेशेंट बेहोश हो जाता है उसमें, तो इसमें हमें नहीं करना है। प्रेगनेंसी में नहीं करना है किसी भी पेशेंट को। अगर प्रेगनेंसी में वेरिकोज वेन है, कई बार प्रेगनेंसी में वेरिकोज की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उस कंडीशन में हम करें तो हम जलोका लगाएं, हम सिरावेद ना करें। जलोका कंपैरेटिवली सिरावेद से सेफ रहता है और पेशेंट उसमें घबराता नहीं है। तीसरा चीज रहता है कि जो टाइम रहता है, किस टाइम पे हमें करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सुबह 9 बजे से लेके 12:30 1 बजे तक आप आराम से करिए। मेरा जो अनुभव रहा 1 से 3 का टाइम नहीं करना चाहिए ग्रीष्म काल में। बाकी शीतकाल में तो आप दिन में कर सकते हैं, लेकिन एक्सेसिव कोल्ड में और एक्सेसिव हॉट टाइम में नहीं करना है। लेकिन जैसा कि हमारे पास अब सुविधाएं हैं, एसी की सुविधा है या हीटर की सुविधा है, तो हम आधा घंटा पेशेंट को बिठा के कर सकते हैं। एक और बात बहुत ज्यादा ध्यान देनी है कि पेशेंट एम्प्टी स्टमक नहीं होना चाहिए। अगर पेशेंट एम्प्टी स्टमक हुआ तो बहुत चांसेस रहते हैं कि पेशेंट को तुरंत चक्कर आ जाएगा, मूर्छा आ जाएगी और पेशेंट को संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। हाइपोग्लाइसेमिया भी कई बार हो सकता है पेशेंट को, तो ये हमें बहुत विशेषकर ध्यान रखना है। एक और बीमारी है, आजकल बहुत ज्यादा मेरे पास कई केसेस आए हैं इस साल में, एस्टियोस्क्लेरोसिस। उसका एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप आंखें बंद करके जलोका अपचरण करिए, पेशेंट ठीक होगा, ये निश्चित है।
उसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पेशेंट सालों दर सालों परेशान ही होता है, और जिस भी हिस्से में होता है नौबत बाद में गैंग्रीन की आती है। अगर पेशेंट ने जरा सी भी लापरवाही की, हैवी एंटीबायोटिक के कोर्सेज, हैवी स्टेरॉइड्स के कोर्सेज, उसके बाद में जो एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें कोशिश करिए कि अगर जलोका उपचारण करते हैं तो वो पेशेंट 100% ठीक होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर मैं ठीक बोल रही हूँ ना? दूसरा, पंचकर्म के दौरान कभी भी हमें, अगर पंचकर्म चल रहा है ऑलरेडी, पंचकर्म अगर किसी पेशेंट की शोधन की चिकित्सा चल रही है तो उसमें हमें रक्त मोक्षण कभी भी नहीं करना है, क्योंकि ये एक पार्ट कुछ आचार्यों ने माना है रक्त मोक्षण का, लेकिन रक्त मोक्षण थोड़ा सा शोधन का थोड़ी अलग प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ हम रक्त की बात कर रहे हैं, रक्त को अलग ही दोष माना गया है, तो हमें पंचकर्म के साथ इसको नहीं करना है। अब इसमें मैंने जैसे बात की कि स्नेहन की बात की मैंने, स्नेहन स्वेदन की, तो किसी भी प्रोसीजर से पहले, चाहे हम सिरावेद करें चाहे हम प्रच्छान करें, इन दोनों ही सर्जिकल जो हमारे ये शस्त्र विदारण जो प्रोसीजर हैं, इनमें हमें स्नेहन आभ्यंतर और बाह्य हम दोनों करा सकते हैं, ब्लाइंडली करा सकते हैं, पेशेंट का बल देख के हम आराम से करा सकते हैं। और बाकी मैंने अपनी प्रैक्टिस में एक चीज सीखी है, पहले शुरू में बड़ा डर लगता था जब हम करके आए थे कि 50 ml 100 ml की डोज हम देंगे, पेशेंट को डाइजेस्ट होगी नहीं होगी, अब तो खैर दे देते हैं, लेकिन 10 ml से भी अगर आप स्टार्ट करेंगे ना, 10 ml भी अगर आपने यष्टि मधुग्रत दे दिया या आपने पंचगव्य दे दिया, उससे भी रिजल्ट रक्त मोक्षण में आता ही आता है। तो ये आप लोग अपनी जनरल प्रैक्टिस में आराम से कर सकते हैं, बाकुची घृत यूज कर सकते हैं, यष्टि मधु कर सकते हैं, पंचगव्य कर सकते हैं, महातिक्तक तो बेस्ट है। स्किन के अगर डिजीजेस हैं तो महातिक्तक से बेस्ट मुझे नहीं लगता कि कोई घृत है। महातिक्तक सभी घृतों में विशेषकर लाभप्रद है, बशर्ते कि हमने खुद बनाया हो, क्योंकि महातिक्तक बाजार में अच्छा नहीं मिलता, कॉस्ट मार्केट के हिसाब से कम है, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं रहती है। अच्छा, स्वेदन के इसमें हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम वाष्प स्वेद ना दें। अगर हम सिरावेद नहीं कर रहे हैं तो देयर इज नो नीड ऑफ वाष्प स्वेद। वहां पर हमें क्या करना है, वहां पर हमें स्थानिक स्वेद देना है, चाहे वो बालुका से हो, चाहे वो नमक से हो, चाहे हाथ से हो, या हम किसी वस्त्र को गर्म करके दें, तो वो सबसे बेस्ट रहता है इन दोनों ही प्रोसीजर में। अब हम आते हैं इसमें प्रच्छान के लिए। तो प्रच्छान जब भी हम करें ओपीडी में अपनी, तो पेशेंट को कोशिश करें कि लाइंग पोजीशन पे, अगर हमारे पास बेड है तो हम लाइंग पोजीशन पे ही करें प्रच्छान को, और पेशेंट को ना दिखाई दे। जैसे अग्निकर्म में भी क्या होता है कि अग्निकर्म भी बड़ा सुंदर दूसरा है अभी एक विषय अग्निकर्म का, तो अग्निकर्म में भी यही है कि पेशेंट अगर देख लेगा तो घबरा जाएगा, अगर हम शलाका गर्म करके लाएंगे वो डर जाएगा, अगर हमने प्रच्छान के लिए ब्लेड निकाला पेशेंट घबरा जाएगा। तो इट्स बेटर कि पेशेंट लाइन पोजीशन में हो और हम उसको प्रच्छान करें। और प्रच्छान करने के बाद ये जो मैंने सिरिंज अभी दिखाया था, इसको हम 50 ml तक की सिरिंज लगा सकते हैं, तो पूरा ब्लड क्लॉट होके इसमें ब्लड क्लॉट हमें मिल जाता है बाद में, तो उसको हम। अच्छा, अब आती है बारी इसके पश्चात कर्म की। तो पश्चात कर्म में हमें क्या करना है, हमारे पास जात्यादि घृत है, जात्यादि तेल है, बाकी महातिक्तक घृत है, यष्टि मधु घृत है, कुछ भी नहीं है तो गौघृत तो सभी को मिल ही जाता है आसानी से, शब्दोक्त घृत है, ये सबसे बेस्ट है बाद में ड्रेसिंग करने के लिए। ड्रेसिंग करनी चाहिए, और पेशेंट को ये चीज थोड़ा सा क्लियर भी कर देना चाहिए कि रक्त मोक्षण के बाद कई बार ऊजिंग होती है, तो वो नॉर्मल है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा 2 से लेके और 4 घंटे तक हल्का हल्का ऊजिंग हो जाता है कई बार, तो सिरावेद में नहीं होना चाहिए, सिरावेद में तुरंत प्रेस करके उसको तो वहीं के वहीं रोकना है, लेकिन प्रच्छान में बाद में कई बार ब्लीडिंग हो जाता है। तो घृत यही काम करता है कि घृत एक लेयर बना देता है वहां पर, और तुरंत के तुरंत हीलिंग का काम शुरू हो जाता है हमारा। तो हम टाइम ही नहीं देते हैं कि पेशेंट को ऊजिंग का कुछ भी टाइम मिले, क्योंकि घृत ने एक लेयर वहां बना दिया होता है, तो कोई भी इन्फेक्शन का सोर्स वहां नहीं जा पाता है, तो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से डरने की उसमें कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में आता है हमारा जो अनुशस्त्र श्रावण है, उसमें सबसे पहला और सबसे खूबसूरत टॉपिक है जलोका अवचरण। ये मेरा बड़ा फेवरेट रहा है शुरू से, जलोका अवचरण, कि जलोका के विषय में सीधा सा है, 2 तरह की होती हैं, सविश होती हैं, निर्विश होती हैं। निर्विश हम लोग नहीं यूज करते हैं, क्योंकि ये जो है वो ईचिंग, मूर्छा पैदा करना,
इवन पेशेंट में बहुत सारी डिजीज इसकी वजह से हो जाती हैं, तो वो निर्विष यूज करना है, सविष हमें नहीं यूज करना है। इसका जो संग्रह काल रहता है वो शीतकाल रहता है मेनली। अब इसको कैसे यूज करना है, इसके इंडिकेशन ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जॉइंट पेन में, वेरिकोज वेन में, इम्प्योर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें, और सबसे अच्छी बात है कि ये रिलीव करता है वीनस कंजेशन को। तो वैसोडाइलेटर का काम करता है, क्योंकि इसके सलाइवा में हम सब जानते हैं हीरोडिन रहता है, तो वो सलाइवा को थिन कर देता है। तो ये बहुत अच्छा वैसोडाइलेटर है। क्रोनिक हार्ट डिजीजेज में हम आराम से जलोका दे सकते हैं। और बाकी इसका सबसे अच्छा एक और है, इसके जो एंजाइम होते हैं, जो सलाइवा से एंजाइम सिक्रिएट होते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं टिश्यूज को। तो तुरंत ही इमीडिएट इन्फ्लामेशन अगर कहीं है बॉडी में, कहीं पर भी ऐसा लग रहा है इन्फ्लामेशन है और जलोका अपचरण हम कर रहे हैं, तो तुरंत ही वहां पर वो इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है और पेन रिड्यूस होता है, क्योंकि इसकी सलाइवा में बायोएक्टिव कंपाउंड होता है। तो ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। लेकिन इसको किसमें नहीं देना है, एक तो हीमोफीलिया के पेशेंट में कभी भी नहीं देना है, वो मुझे लगता है रक्तमोक्षण कोई भी नहीं करना है उसमें, हीमोफीलिया में। और जो इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट होते हैं उनमें कभी रक्तमोक्षण नहीं करना है। ये कुछ चीजें हैं जो हमें विशेष ध्यान रखनी है कि अगर इनमें हम करते हैं तो हमें दिक्कत कभी भी आ सकती है। अब जलोका लगाने का जो तरीका होता है, जलोका को सबसे पहले हम जो इसका संग्रह करते हैं, तो हम अगर एक जलोका निकालेंगे, अगर हमें किसी पेशेंट को लगाना है, तो सबसे पहले 45 मिनट्स के लिए हरिद्रा जल में उसको रखना है। इससे जलोका की चपलता बढ़ती है, उसकी भूख बढ़ती है। एक और भी आचार्यों ने लिखा है कि ये सरसों मिश्रित तेल लगाने के लिए, हालांकि मैंने वो कभी नहीं किया है, मैंने तो हरिद्रा जल में ही डाला है 45 मिनट के लिए। तो 45 मिनट पहले हरिद्रा जल में डालें, उसके बाद पेशेंट को लगाएं। वैसे तो जलोका फटाफट लग जाती है, क्योंकि इम्प्योर ब्लड जहां होगा वहां 100% लगेगी। कई बार ऐसा होता है, तो वहां हम प्रच्छान करके भी जलोका को लगा सकते हैं। तो जलोका लगाने के बाद में शुरू में आपको लगेगा कि नहीं काम कर रही है, क्या है, थोड़ा देर लगता है उसको, उसके बाद में वो सकिंग स्टार्ट कर देती है। और सबसे अच्छी बात है कि इम्प्योर ब्लड सक करती है, प्योर ब्लड जलोका नहीं सक करती है। और धीरे धीरे जब हम लगाते हैं तो अनुभव से हमें पता चल जाता है कि कब टाइम पूरा हो गया। लेकिन लगभग 20 मिनट से लेके और 40 मिनट तक जलोका अपचरण में लगता ही है, उतना टाइम लगता है। और अगर लग रहा है कि पेशेंट परेशान हो रहा है, या हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं जलोका नहीं हट रही है, तो हम थोड़ा सा अगर सेंधव डालेंगे जलोका के मुंह पे, तो जलोका छोड़ देती है तुरंत। लेकिन उसके बाद में जलोका का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उसने इतना काम किया होता है हमारे पेशेंट के लिए। तो जलोका को वमन कराना बहुत जरूरी है। अगर जलोका ने पूरा अच्छे से सक कर लिया तो वो खुद ही वमन कर देती है। अगर नहीं किया है तो जलोका की पीछे टेल की साइड से मुंह की तरफ उसको धीरे धीरे प्रेस करके उसको वमन कराना है। या आप सेंधव भी जब डालेंगे उसके मुंह पे तो वो खुद ही वमन कर देती है। ये हमें जब करना है जब वो वमन नहीं कर रही है। वमन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जलोका बचती नहीं है फिर। और उसके बाद में फिर से उसको हरिद्रा वाले जल में ही डालना है, और कम से कम 7 से 15 दिन उस जलोका को फिर यूज नहीं करना, रीयूज नहीं करना है उस जलोका को, बिल्कुल भी। ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम उस जलोका को किसी पेशेंट को यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर हमारे आचार्यों ने बीमारी बताई हुई है, एक इंद्रियज जो डिजीज है, मुझे अभी ध्यान आया, इंद्रियज करके एक रोग है, जो कि जलोका अगर हम नहीं जलोका का प्योरिफिकेशन ठीक से करते हैं, एक से दूसरे को लग जाती है। तो उस तरह की ये बीमारी पेशेंट में हो सकती है, जिसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल बात होती है। तो ये हमारा जलोका का हो गया। उसके बाद में अलाबू, शिंगी, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। अलाबू तो अभी कपिंग थेरेपी में कन्वर्ट हो चुका है। अलाबू तो मुझे नहीं लगता कि कोई यूज करता है। मैं शॉर्ट में ही बता देती हूँ। अलाबू ये जो हमारा काशी फल या लौकी होती है, इसका अंदर का पूरा निकाल के, और उसमें जैसे हम कपिंग थेरेपी में करते हैं कि उसको उल्टा लगाते हैं और अंदर हीट, पहले एक छोटा सा जलता हुआ बहुत छोटा सा एक दीपक टाइप का वहां हीट के लिए रख के, जिससे कि वैक्यूम मेंटेन हो जाए, तो वो चिपक जाता है। तो उसके लिए वो अलाबू यूज होता है। उसके सब्स्टिट्यूट आजकल कपिंग थेरेपी आ गया है, वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अलाबू की जो विशेषता है, वो कफ के रोगों में अलाबू का काम होता है। जो कफ दुष्टि है तो वो कपिंग थेरेपी नहीं करता, वो अलाबू ही कर सकता है। और जो पित्तज वाले हैं उनमें जलोका अपचरण है, और जो वातज रोग वाले हैं उनमें सबसे अच्छा काम शिंगी करता है। लेकिन शिंगी तो आजकल नहीं यूज होता, क्योंकि गाय के सिंग तो नहीं मिलते हैं, तो शिंगी तो नहीं यूज होता। लेकिन वातज के लिए सबसे बेस्ट वही है।
तो ये मैंने जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको, जो प्रैक्टिकल बेसिस पे था वो मैंने आपको अपना जितना भी था बताया। बाकी मैं एक दो पेशेंट का जरूर शेयर करना चाहूँगी। मेरे पास एक वृंदावन के ही पेशेंट थे, वेरिकोज वेन के, और शायद उनकी एज रही होगी अबाउट ऐसे 68-70 एज रही होगी। बॉम्बे में उनको बोला था सर्जरी कराने के लिए, और जब वो पेशेंट मेरे पास आई तो वो चल नहीं पा रही थी। उनको हमने एक साथ, एंगोजमेंट इतना ज्यादा था उनके नी के बैक साइड में, इतना ज्यादा एंगोजमेंट था कि पूरा का पूरा वहां पैर ब्लॉक हो रखा था, पैर आगे नहीं बढ़ रहा था उनका। एक साथ 6 जलोका हमने उनके लगाई हैं और हर महीने लगाई हैं। लेकिन उसके साथ में उनको मैंने विरेचन भी दिया, क्योंकि विरेचन के बिना उनका काम नहीं चल रहा था। एक तो पेशेंट का जो है हाइपर एसिडिटी की पेशेंट थी, हाइपरटेंशन की पेशेंट थी। अगर हम उसे विरेचन नहीं देंगे तो जलोका अपचरण भी उतना अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें स्थौल्य भी देखना पड़ेगा और हमें पेशेंट की अदर जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि वेरिकोज वेन कभी ऐसे नहीं होता। वेरिकोज वेन जब भी होगा जब उससे पहले से ही पेशेंट को कुछ ना कुछ कफज की व्याधियां होंगी और पित्तज की व्याधियां होंगी। अधिकतर प्रोफेशनल फीमेल्स को ज्यादा होता है वेरिकोज वेन, क्योंकि बहुत जल्दी भाग भाग के काम करती हैं। तो ऑलमोस्ट आई हैव नोटिस कि प्रोफेशनल फीमेल्स को ज्यादा रहता है। तो हमें हिस्ट्री लेना मस्ट है कि क्यों हो रहा है। अगर प्रोफेशनल मेल्स या फीमेल्स हैं, ऑब्वियस है मेल्स तो प्रोफेशनल होते ही होते हैं, तो विरेचन जरूर दीजिए। ये मेरा अपना एक छोटा सा अनुभव रहा है, क्योंकि हम स्ट्रेस में बहुत रहते हैं। खासतौर से फीमेल्स के ऊपर क्या होता है कि घर की भी जिम्मेदारी, बाहर की, स्ट्रेसफुल ज्यादा रहती है। तो विरेचन जरूर दीजिए। आप ईएसटी मधुघृत से दे दीजिए, आप दाढ़ी घृत से दे दीजिए, या आप इसे महातिक्तक से दे दीजिए। किसी से भी आप दे सकते हैं, ये सारे घृत जो हैं बेस्ट हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। एक अभी हम लोग डिस्कस एक पेशेंट के लिए कर रहे थे कि एक पेशेंट था कि कंप्लीट बॉडी पे पस्ट्यूल्स थे उसके। तो वो पेशेंट कबूतर पालता था एक्चुअली। तो उसने मुझे फर्स्ट विजिट में नहीं बताया कि मैं कबूतर पालता हूँ। मैंने वो कभी देखा नहीं पेशेंट, तो पहले हमें भी लगा कैसे ट्रीट होगा। बाद में उसने मुझे थर्ड विजिट में बताया कि मैडम मैं कबूतर उड़ाता हूँ। तो हमें समझ में आया कि कबूतर की वजह से, कबूतर का के साथ में एक फंगल वो रहता है जो हमारे ये पल्मोनरी ट्रैक को भी इफेक्ट करता है और हमारी स्किन को भी करता है। तो वहां फिर मुझे लगा नहीं, ये पेशेंट हमारा जो है इसको विरेचन भी करना पड़ेगा पहले हमें पेशेंट को। और जब जैसे ही हम इस पेशेंट को छेड़ेंगे, इसके पस्ट्यूल्स में से पस आएगा ही आएगा। अब पेशेंट पहले अगर उसको बोल दो तो घबरा जाता है, लेकिन उसमें यही हुआ पेशेंट में। जैसे ही मैंने उस पेशेंट को विरेचन दिया, विरेचन देने के बाद उन पस्ट्यूल से सीवियर पस आया फुल बॉडी में से। उस पेशेंट को हमने 2 दिन अपने पास रखा भी, ड्रेसिंग भी की उसकी पेशेंट की। लेकिन विरेचन के बाद जब हमने रक्त मोक्षण किया उस पेशेंट का, हर महीने किया, 6 महीने में 6 बार उसका रक्त मोक्षण हुआ, और जो शमन औषधियां थी वो हमारी चलती रही, और नो डाउट पेशेंट को वंडरफुल रिजल्ट मिला। और वो पेशेंट आज भी बिल्कुल ठीक है, और इस बात को लगभग 15 साल तो हो गया है। तो अगर हमें कंप्लीट बॉडी पे काम करना है तो रक्त मोक्षण द बेस्ट प्रोसीजर है। फ्रोजन शोल्डर के केसेस में अग्निकर्म और रक्त मोक्षण, जब दोनों प्रोसीजर हम साथ में करते हैं, फर्स्ट विजिट में ही पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिलता है। अगर उसका शोल्डर बिल्कुल नहीं उठ रहा है तो ये निश्चित है 1 इंच उठेगा ही उठेगा, अगर हमने अग्निकर्म और हमने रक्त मोक्षण दोनों साथ में किया। तो बस मैं तो यही चाहूंगी आप लोग रक्त मोक्षण करिए, अच्छा लगेगा। मैं एक पेशेंट भी लेकर आई हूँ अपने साथ में, एग्जैक्टली ही इज अ डॉक्टर। वो डॉक्टर हैं मेरे यहाँ, आज ओपीडी में ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। वो ओपीडी में मुझे दिखाने आए, तो आई हैव रिक्वेस्टेड डॉक्टर साहब प्लीज अगर आपको रक्त मोक्षण ही कराना है तो नीमा मथुरा में करा लीजिए। तो मैं उनको साथ लेकर आई हूँ, तो एक हम पेशेंट देख सकते हैं।